हेलो बच्चों। तो अपन चैप्टर नया चालू कर चुके हैं। चैप्टर का नाम क्या था? विद्युत धारा था, है ना। इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ रहे थे, करंट अपन पढ़ रहे थे। चलिए, अब इस विद्युत धारा के अंदर मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दी हैं जो हमारी बुक में है, जो हमें रिमेम्बर रखनी है हमेशा के लिए। अब कुछ एक चीजें ऐसी हैं, एक आध चीजें हालांकि अपनी बुक में नहीं है, लेकिन आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहली चीज जो मैं ले रहा हूं वो है सीजीएस मात्रक। देखिए, ऐसा ही मात्रक मैं आपको धारा का बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने? एम्पियर बताया था, है ना। कूलाम पर सेकंड बताया था, एम्पियर बताया था। एम्पियर आपको याद रखना है, और एम्पियर का सिंबल क्या है? कैपिटल ए है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन अगर मैं सीजीएस मात्रक की बात करूं, धारा का सीजीएस मात्रक, धारा का सीजीएस मात्रक, चलिए, तो धारा बनी किससे वो अपन देखते हैं। तो अपन ने बोला आवेशों से बनी थी। तो I इज इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था? Q बटा T लिखा था, ऐसा ही था ना। चलिए, यहां पर इस चीज को देखिए, आवेश का सीजीएस, अपन अभी सीजीएस मात्रक की बात कर रहे हैं। तो आवेश का सीजीएस मात्रक मैंने आपको बताया था फ्रैंकलिन स्टेट कूलम, ESU कुछ ऐसा बताया था। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेट कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या था? स्टेट कूलम था। और समय का क्या था? सेकंड था। ये तो हमेशा यही रहा है, सीजीएस हो चाहे एमकेएस हो चाहे ऐसा ही हो, सेकंड ही रहा है। देखिए, कूलम पर सेकंड को हम बोलते हुए आए हैं एम्पियर। क्या बोलते हुए आए हैं? एम्पियर। और उसके आगे क्या लग जा रहा है? स्टेट एम्पियर। ये बात ध्यान रखना। ये धारा का कौन सा मात्रक है बच्चों? सीजीएस मात्रक है। धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट एम्पियर। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक में संबंध भी होगा। अब यहां पर समझिए बच्चों, हमें ये भी पता है कि एक कूलाम बराबर, समझना इस चीज को, एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम था। यही था ना। स्टेट कूलाम लिख दूं या फिर ईएसयू लिख दूं? कंफ्यूज मत होना, मैं इसकी जगह ईएसयू लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हमें पता था। इसी के तर्ज पर कूलाम की जगह अब अपन बात कर रहे हैं एम्पियर की। सेकंड तो दोनों ही केस में नीचे था, तो जब मैं बात करता हूं 1 एम्पियर की, तो मेरे को ये पता लग जाना चाहिए कि ये होगा 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट एम्पियर। ये ध्यान रखें। तो क्या संबंध है? तो हमने बोला 1 एम्पियर बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट एम्पियर। ये ध्यान में रखें, ठीक है। और याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक था ये, है ना। चलिए, एक मैंने आपको बताया था कि धारा का चुंबकीय आवेश का चुंबकीय मात्रक भी है, EMU। बताया था नहीं बताया था? एबकुलाम, याद आ रहा हो? वो आपकी बुक में नहीं था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि एबकुलाम भी याद रखोगे आप, ठीक है। और रिलेशन क्या था वो और समझिए। चुंबकीय मात्रक में हम यहाँ पे लिखते थे एबकुलाम। क्या लिखते थे? एबकुलाम लिखते थे, है ना। ऐसा ही लिखते थे। तो आवेश का चुंबकीय मात्रक अपन ने लिख लिया एबकुलाम, और नीचे सीजीएस मात्रक में वो चल ही रहा है सेकंड। तो यहाँ पर ये वापस से मैं कूलाम पर सेकंड की जगह क्या लिखूंगा? एम्पियर लिखूंगा, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके आगे क्या आ जाएगा? एब एम्पियर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, एब एम्पियर क्या है? धारा का एक और सीजीएस मात्रक है, लेकिन ये चुंबकीय मात्रक है। ये कौन सा मात्रक था? ये बात ध्यान में रखें, ये स्थिर वैद्युतिकी मात्रक था धारा का, और ये चुंबकीय मात्रक हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखें। रिलेशन क्या है? तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 1 एब कूलाम, क्या बताया था? 1 एब कूलाम बराबर 10 कूलाम। 1 एब कूलाम बराबर क्या बताया था? 10 कूलाम। तो यहां पर 1 एब एम्पियर बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर के। ये ध्यान में रखें। तो ये भी यूज होते हैं। ये जनरल आइडिया है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये चीज आपको मतलब दिमाग में रहने लायक है, ज्यादा जोर डालना नहीं पड़ेगा। अगर आवेश याद किया था तो ये आवेश के साथ में रिलेटेड क्वांटिटी दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। एक बच्ची ने मेरे को कभी पूछा था कि सर आपने 2 तरीके की भौतिक राशियां बताई, सदिश और अदिश, तीसरी तरीके की राशि नहीं बताई। वो बच्चों इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमारी बुक के अंदर परिभाषा के नाम पर तो दे देते हैं वो राशि, लेकिन किसी राशि को बताया नहीं है कि वो राशि
वैसी है जैसे प्रदिश राशियां। तीसरी तरीके की जो राशि है वो प्रदिश राशियां होती हैं बच्चों, ठीक है। और प्रदिश राशियों में क्या होता है, वो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनकी दिशा हर संभव दिशा में होती है। ये सदिशों के नियम का पालन नहीं करती हैं, इसलिए ये प्रदिश है, ठीक है। इनके गुण अदिशों की तरह हैं, लेकिन इनके पास में दिशा है और दिशा हर संभव हो सकती है, एग्जिस्ट जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है ना वो हो सकती है। उन्हें प्रदिश राशियां बोलते हैं, टेंसर, ठीक है। इसी राशि के अंदर अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आपने 11वीं के अंदर कभी पढ़ा था बच्चों, क्या भाई, दाब आपने कभी पढ़ा है बच्चों, है ना। दाब कैसी राशि है, आंसर है प्रदिश राशि है। आपने कभी प्रतिबल पढ़ा था, प्रतिबल भी एक तरह की कैसी राशि थी, प्रदिश राशि थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर धारा देखी जाए तो धारा अभी अपन ने क्या बोला था, अदिश राशि बोला था, लेकिन धारा की दिशा तो कैसे भी हो सकती है, उच्च विभव से निम्न विभव कैसे भी देखा जा सकता था। तो इसके लिए भी हम बोलेंगे कि ये भी कैसी राशि है, एक तरीके की प्रदिश राशि है। लेकिन इस कोर्स के पर्पस से या हमारी बुक के पर्पस से अगर आपको याद रखना है तो इसे क्या याद रखना है, अदिश ही याद रखना है। लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रदिश का ऑप्शन है तो आपका आंसर फिर प्रदिश पे चला जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो अभी तो अपन अदिश ही याद रखेंगे, ध्यान में रखें। ओके, तो ये इतना हो चुका है धारा। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो धारा से रिलेटेड पार्ट है वो समझिए। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन हम ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम के नियम में इसका उपयोग आएगा। चलिए समझते हैं। ये है धारा घनत्व बच्चों, धारा घनत्व। अंग्रेजी में अगर मैं इसे बोलूं तो धारा को बोलते हैं करंट और घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। तो ये हो गया करंट डेंसिटी। इसे प्रदर्शित करने का तरीका जे होता है, ये ध्यान रखें। चलिए, धारा घनत्व है क्या चीज, तो मैं अगर आपको परिभाषा बताऊं तो उससे बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएगी। पहले तो ये गौर कीजिए कि धारा बह कहाँ रही है। जैसे अगर ये चालक होता, समझना इस चीज को, अगर ये चालक होता, अभी है नहीं, ये अचालक है, प्लास्टिक है तो अचालक है, लेकिन अगर ये चालक तार होता, समझो लोहे का तार होता ये, और अगर ये लोहे का तार होता और इसमें से धारा बह रही होती, ये इसका उच्च विभव मान लो, ये इसका निम्न विभव, और धारा ऐसे जा रही उच्च विभव से निम्न, तो बच्चों वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो चालक के आयतन में से होकर के गुजर रहे थे या फिर उसकी सतह से होकर के गुजर रहे थे, ये सोचो। तुमने बोला कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम भाग, ये बात ध्यान में रखिएगा, कुछ एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि आयतन से निकल जाए, लेकिन अधिकतम भाग जो है वो कहां से होकर के जा रहा है, आंसर है इसकी सतह से होकर के जा रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित भी कहां होता है, आंसर है उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो हमने बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस के ऊपर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो जब हम धारा घनत्व की बात करते हैं तो धारा घनत्व क्या है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितनी धारा बहती है उसे क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। मैं इसे एक बार के लिए लिख देता हूं बच्चों, समझिए। किसी धारावाही चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा ही क्या कहलाती है बच्चों, धारा घनत्व कहलाती है। और सामान्यतः इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, जे से, कैपिटल जे से इसे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि धारा घनत्व कैसे देखा गया। तो अगर मैं परिभाषा के अकॉर्डिंग समझूं इस चीज को, तो मैंने बोला कि कोई चालक, जैसे ये चालक मान लिया, है ना, और ये अगर चालक की बात करें तो ये चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। देखो कई बच्चे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, 10वीं में पढ़ा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये तार है तो तार क्या होता है, बेलन होता है ना, एक तरीके का बेलन ही तो है, ठीक है। जब मैं इसको काटता हूं, मैंने इसको कट कर लिया, तो कट करने के बाद में मेरे को जो सामने चीज दिखाई देती है वो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो जैसे अब मैंने अगर इस तार को काटा तो सामने से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, क्या वृत्त दिखाई दे रहा है। तो इस तार का मतलब किसी बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, हम बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब πr², ठीक है। ये डस्टर आप देख रहे हो, इस डस्टर को अगर मैं ऐसा कट कर दूं
ठीक है, तो जो सामने मेरे को सरफेस दिखाई देगा ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो इस डस्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये सामने दिखाई दे रहा है क्या? ये या तो आयत है या फिर वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसका क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखना था? हमने बोलना था कि ये अगर कोई चालक तार है, इसकी लंबाई को अगर मैं L मान लेता हूं और इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या मान लिया है? A, ठीक है। तो इसके A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा कितनी मान ली अपन ने? I मान ली, ठीक। तो परिभाषा क्या बोल रही है? एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? I/A होगी। यही क्या है बच्चों? धारा घनत्व है। J बराबर I/A, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फॉर्मूला ठीक है इतना, यहाँ से आप मात्रक वात्रक सब निकाल सकते हो। क्या है भाई? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसका मात्रक देखूं तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया? धारा घनत्व का। लेकिन अब ये थोड़ा समझिए कि जब हम तार की चलो वापस से डायग्राम बना देता हूँ। जब हम तार को ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है, तो हमने बोला कि तार का क्षेत्रफल भी इस दिशा में देख रहा है, मतलब ए क्षेत्रफल माना है तो ए मान लेता हूँ। ए क्षेत्रफल इस तरफ देख रहा है और तार में बहने वाली धारा भी इसी दिशा में, ठीक है। तो उस केस में ये परम सत्य है, इस फॉर्मूले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी संभव था कि किसी समय धारा की दिशा तो ये हो, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की दिशा कुछ ऐसी भी हो सकती है। अरे तार मुड़ा हुआ भी तो हो सकता है कहीं से, ठीक है। तो वहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अरे तार अपने ऐसे ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहाँ की ओर देखेगा? तुमने बोला कि ये तो इधर की ओर देख रहा है। तो हमने देखा कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इधर है, धारा की दिशा इधर है। तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कितना भाग जो है वो धारा की दिशा में देख रहा है। तो हमने बोला कि इन दोनों के बीच में कुछ कोण था, ठीक। उस कोण से इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का घटक एक cos थीटा हो जाएगा क्या बच्चों? ये धारा की दिशा में देख रहा है। तो इस बार अगर मैं धारा घनत्व को परिभाषित करूं तो धारा घनत्व क्या होगा? I डिवाइडेड बाय a cos थीटा होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला परम सत्य है। आपकी बुक की अगर मैं बात करूं तो किताबों के अंदर इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा हुआ था, J I डिवाइडेड बाय S cos थीटा, क्योंकि वो क्षेत्रफल को फिर S मान करके चलते हैं। यहाँ पे डेल एस भी लिखा जा सकता है, डेल एस अल्पांश के लिए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वो क्षेत्रफल को या तो ए से प्रदर्शित करेगा या एस से प्रदर्शित करेगा, दो ही ऑप्शन है अभी उसके पास में। चलिए अपन ने ए से प्रदर्शित किया था, पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, यहां से अगर मैं देखता हूं तो I बराबर क्या हो जाएगा? जे ए कॉस थीटा, या फिर S लेता तो जे एस कॉस थीटा होता। देखो दो राशियां हैं, एक है A और एक है B, और उसके साथ में आ रहा है cos थीटा। तो ये आपको कोई अदिश गुणनफल नहीं लग रहा है ना? A डॉट B, A सदिश डॉट B सदिश क्या होता था? AB cos थीटा होता था, नहीं होता था? 11वीं में पढ़ा है अपन ने। तो अगर मैं इसको ऐसा देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? I बराबर क्या? J सदिश डॉट A सदिश लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। यहां से आप देख करके बता सकते हैं कि धारा कैसी राशि है और धारा घनत्व कैसी राशि। कैसी राशि है बच्चों? धारा। तो हमने यहाँ पे देखा कि धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि धारा घनत्व तो देखो मैंने इसके ऊपर क्या बना रखा है? सदिश राशि, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है जबकि धारा अदिश राशि है। इसे सिद्ध कीजिए तो आपको यहाँ से ही काम चालू करना पड़ेगा। यहाँ से उतारना चालू करोगे, यहाँ तक आओगे और बताओगे, ये फॉर्मूला लिख करके बताओगे कि इस सूत्र से स्पष्ट हो जाता है ऐसा। बात समझ में आ गई? डन हो गया ये चीज? चलिए, तो ओके, समझ में आ गया होगा, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, तो अब अगर ऐसा है तो धारा घनत्व कैसी है? सदिश राशि है, जबकि धारा जो है वो अदिश राशि है। पता चल गया है ये हमें। मात्रक क्या बताया था मैंने आपको धारा घनत्व का? यहाँ से देखो मात्रक क्या बताया था? धारा का मात्रक था क्या? एम्पियर, है ना? और क्षेत्रफल का मात्रक था क्या? मीटर स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय स्मॉल m स्क्वायर,
ठीक है। फिर अगर मैं इसकी विमा लिखूं, विमा क्या हो जाएगी, तो एम्पियर की विमा तो A1 बताई थी मैंने, क्षेत्रफल L2 होता है, तो ये L2 नीचे आता, L2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो L की घात क्या हो जाएगी, माइनस की 2 होगी, नहीं होगी, तो L-2 A1 या A1 L-2 क्या है, किसकी विमा है, धारा घनत्व की विमा है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई। अगर ये समझ में आया तो मेरे को फिर एक चीज का आंसर दो बच्चों। किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार से कोई धारा I प्रवाहित हो रही है ना, ऐसा मान लेते हैं कोई चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो अलग अलग है। ऐसा कोई चालक तार है, बीच में से ज्यादा मोटा है, यहाँ पे थोड़ा कम मोटा है, यहाँ पे बहुत पतला है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखे तो इसको मान लेते हैं A1, इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखे तो इसको बोल दिया A2, इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल दिया A3, ठीक। और ये चालक तार है, ये बात ध्यान रखना, अपन चालक की ही बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में चालक की ही बात करेंगे, ये बात और ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये ऐसा मान लिया और धारा प्रवाहित हो रही है ना, यहाँ से कोई धारा, ये चालक तार आगे से बना हुआ था और इसमें से क्या प्रवाहित की जा रही है, धारा प्रवाहित की जा रही है। तो मेरे को आपको ये बताना है कि कौन से भाग से अधिक धारा प्रवाहित होगी, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, मतलब I1 I2 I3, इनमें से कौन से भाग से धारा सर्वाधिक प्रवाहित होगी? बच्चों ये ध्यान में रखो, धारा है और धारा वाला कॉन्सेप्ट कहीं तो पढ़ा है, फ्लूइड में, तरल में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? A1V1 बराबर A2V2 सातत्य समीकरण पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अरे भाई साहब, इस नली के अंदर जितना पानी यहां से प्रवाहित होगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। अगर यहाँ पे मैं कम पानी दूंगा तो आगे से भी तो कम ही निकलेगा। तो जितना प्रति सेकंड इसमें आवेश आ रहा है उतना ही प्रति सेकंड वो आगे फ्लो करवाएगा, ये बात ध्यान में रखना। प्रति सेकंड जितना इसमें आवेश आएगा उतना ही प्रति सेकंड आगे खिसकेगा। ये संभव था, ये संभव था कि यहां पर ये थोड़ी कम मोटी है तो वेग ज्यादा होगा, यहां पर ये ज्यादा मोटा हो गया तो वेग कम हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या रहेगी, नियत बनी रहेगी। अगर आवेशों की संख्या नियत बनी रही तो सभी में धारा का मान क्या होगा, समान होगा। ये ध्यान में रखें। I1 बराबर क्या होगा, I2 बराबर I3। सेम धारा वाला कॉन्सेप्ट जो तरल में अपन ने पढ़ा था ना बच्चों 11वीं में, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। अब यहाँ पर आगे वाली चीज समझो ना, इससे और क्या हमें पता चल रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि धारा का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तार मोटा होगा तो भी धारा आई है, तार पतला होगा तो भी धारा आई है, अगर एक ही स्रोत से जुड़ा हुआ है तो, एक ही बैटरी स्रोत से पूरा तार जुड़ा हुआ है तो। किसमें अंतर है, धारा घनत्व में। यहाँ पर J1, यहाँ पर J2 और यहाँ पर J3। अगर हमने J को समझा तो मैं सिंपल सा मान लेता हूं I/A, है ना। तो जहां अनुप्रस्थ, देखो ये तो नियत मान की थी तो ये तो नियत हो गया, तो J व्युत्क्रमानुपाती है किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है वहां धारा घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहाँ दिख रहा है आपको, दूसरे पे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो हमने बोला A2 सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन है, A1 है, और उससे भी कम कौन है, सबसे कम, सबसे पतला कौन है, A3 था, ठीक। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारा घनत्व कम होगा, इसका मतलब J2, J1 और J3 लिखूं तो J3 का मान सर्वाधिक होगा, J1 का मान उससे कम और सबसे कम किसका होगा, J2 का, मतलब यहाँ पे धारा घनत्व न्यूनतम होगा। बात समझ में आ रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नियत मान की धारा तो प्रवाहित होगी चालक से, ठीक है, लेकिन धारा घनत्व का मान हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। आप आगे जाकर के फॉर्मूला पढ़ोगे I = NEAVD और फिर बोलोगे सर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाते जाओ और धारा को बढ़ाते जाओ। बच्चों थोड़े सा अपन समझते हैं, यहाँ पर एक फैक्टर है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लेकिन मेन क्वांटिटी कौन है, अपव्यय वेग। ये दोनों जो है ना ये मिलकर के धारा को प्रदर्शित करते हैं कि कहाँ पे धारा कैसी, ठीक है।
चलिए अभी अपन आगे पढ़ेंगे नियत मान की धारा के लिए ए और बी कैसे चलेगा। जैसे आपको वहां पे याद हो सातत्य समीकरण a1 v1 बराबर a2 v2, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। वहां पर भी प्रवाह की जो दर थी Q वो क्या रहती थी, नियत रहती थी। यहाँ पर भी प्रवाह की दर तो बच्चों धारा ही है ना, आवेश प्रवाह की दर को ही तो धारा बोलते हैं, तो यहाँ पर भी धारा तो नियत ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने पास में 11th का नॉलेज भी तो है। हाँ चलते चलते निकाल दी, बात अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। चलिए तो समझ में आ गया होगा आपको ये। अब इसके बाद में जो अपन कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अपवहन चाल एवं अपवहन वेग या अपवाह वेग। ठीक है, ये मोस्टली आप देखें तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, इससे जो फॉर्मूला बनने वाला है वो पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही कंप्लीट कर रहा हूँ। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। ये जो बेसिक चीज है ना बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना। और मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी तक मतलब मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो आप, जल्दी से सब्सक्राइब करो ना चैनल को। ठीक है, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।